दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है राजेंद्र प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल व्यू पॉइंट विद राजेंद्र। समकालीन कलाकारों की ऑडियो श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत है 14वां अंक और आज हम चर्चा करेंगे आधुनिक भारतीय मूर्तिकारों में सर्वाधिक प्रसिद्ध देवी प्रसाद राय चौधरी के बारे में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अगर आप पूरी श्रृंखला देखना चाहते हैं और सुनना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। तो फिर चलिए जानते हैं देवी प्रसाद राय चौधरी के बारे में। आधुनिक भारतीय मूर्तिकारों में देवी प्रसाद राय चौधरी के नाम अत्यंत आदर के साथ लिया जाता है। उनका जन्म ताजहाट जिला रंगपुर, जो अब बांग्लादेश में है, 1899 में हुआ था। परिवार उनका संपन्न था। एक जमींदार परिवार में जन्म होने के कारण उन्हें ताजहाट में वे सभी सुविधाएं मिली जो एक समृद्ध परिवार के बच्चे को मिलती हैं। उम्र जब पढ़ने लायक हो गई तो परिवार वालों ने इनका नामांकन खिलहट चंद्र संस्थान में करा दिया, जो उन दिनों कला प्रशिक्षण का एक महत्वपूर्ण संस्थान था। वहां देवी प्रसाद ने रेखांकन, चित्रकला तथा मिट्टी से मूर्ति बनाने में अपनी असाधारण प्रतिभा का परिचय दिया। इसके बाद उन्हें कोलकाता के ही एक दूसरे केंद्र मित्र विद्यालय में दाखिला दिलवाया गया। कलाकार होने के सारे गुण देख और देवी प्रसाद की इच्छा जानकर उनके पिता श्री उमा प्रसाद राय चौधरी उनको कला गुरु अवनींद्र नाथ टैगोर के पास ले गए। अवनींद्र नाथ ने देवी प्रसाद की प्रतिभा को भांप लिया और उन्हें अपने मार्गदर्शन में काम करने की अनुमति भी दे दी। फिर क्या था, देवी प्रसाद ठाकुर परिवार के जोड़ासांको स्थित निवास में कला अभ्यास करने लग गए। यहाँ कला गुरु अवनींद्र नाथ ने देवी प्रसाद को न केवल कुशल मार्गदर्शन दिया, वरन उन्हें एक सफल कलाकार बनाने के हर संभव यत्न किए, जो इस उम्र में एक सर्जक के लिए आवश्यक होता है। देवी प्रसाद के कलाकार जीवन में एक महत्वपूर्ण घटना तब घटी जब उनकी भेंट इतालवी चित्रकार बोयस से हुई। बोयस से उन्होंने पाश्चात्य पद्धति में सजीव चित्रांकन करना तथा जीवंत छवि बनाने के गुर सीखे। देवी प्रसाद की उत्कट प्रतिभा को देखकर अवनींद्र नाथ टैगोर ने उन्हें अन्य शिष्यों के साथ स्वतंत्र रूप से काम करने की छूट दी। इस स्वतंत्रता का लाभ उठाते हुए देवी प्रसाद ने शीघ्र ही अपनी प्रतिभा के कौशल से कला जगत में अपनी पहचान बना ली। उनकी इसी पहचान से प्रेरित होकर इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट ने उन्हें पश्चिमी शैली में प्रशिक्षण देने के लिए आमंत्रित किया। इसी के तहत उन्होंने हिरमय राय चौधरी के स्टूडियो में जाकर उनके निर्देशन में मॉडलिंग की कला सीखी। एक स्वतंत्र कलाकार के रूप में पहचान बनाने में इन्हें थोड़ा समय अवश्य लगा, पर जल्द ही वे एक महत्वपूर्ण मूर्तिकार और चित्रकार के रूप में दृश्य में उभर आए। उनकी प्रदर्शनियां लगने लगी, पुरस्कार मिलने लगे और एक तरह से उनकी व्यापक स्वीकृति का मार्ग प्रशस्त हुआ। इसी बीच उनके चित्रों की प्रतिकृतियां मॉडर्न रिव्यू, प्रवासी तथा द स्टूडियो जो कि लंदन में है और द स्टूडियो इंटरनेशनल जो कि अमेरिका में है प्रकाशित हुई, जिससे देवी प्रसाद का कद बहुत बढ़ा और वे कला जगत के महत्वपूर्ण कलाकारों में गिने जाने लगे। सन 1929 में मद्रास स्थित शासकीय कला विद्यालय के पद पर नियुक्ति को उन्होंने सशर्त स्वीकार किया। उनकी शर्त यह थी कि वे अपने पद पर रहते हुए अपने मन से मूर्तियां बनाने को स्वतंत्र होंगे। विद्यालय प्रशासन ने उनकी शर्तें मान ली और यहाँ रहते हुए उन्होंने अपनी अनेक बहुमूल्य कृतियों की रचना की, जो आज भारतीय कला की अमूल्य निधियां हैं। देवी प्रसाद राय चौधरी बहुमुखी प्रतिभा के धनी कलाकार थे, जिन्हें विवादास्पद भी होना पड़ा था। उन्हें कुछ आलोचक परंपरावादी चित्रकार तथा अकादमी मूर्तिकार कहा करते थे, जो पूरी तरह से भ्रामक निष्कर्ष था।
सच्चाई यही है कि परंपरा के स्वीकार के बावजूद वे प्रयोगशील चित्रकार थे तथा मूर्ति शिल्प में नवेन्वेषी प्रतिभा के उत्कट प्रमाण। वे कला की व्यावसायिकता के धुर विरोधी थे और अपनी कृतियों की प्रदर्शनी करने के बेहद अनुत्सुक कलाकार भी थे। वह कहा करते थे, अपने इस छोटे से स्टूडियो को मैं एक प्राचीन और पवित्र मंदिर मानता हूँ जो कला के लिए समर्पित है। जिस वस्तु को मैं बनाता हूँ उसे पूजता हूँ। लोगों को दिखाने के लिए इस पवित्र मंदिर से जब तब कृतियां बाहर ले जाई जाए, मैं यह सोच भी नहीं सकता। कला के सच्चे प्रेमियों का सदैव मेरे स्टूडियो में स्वागत है। क्या गांव के जीर्ण शीर्ण मंदिर में भक्तजन नहीं जाते हैं? देवी प्रसाद राय चौधरी की कला यात्रा को उसके विकास क्रम में आंकना बेहद मुश्किल काम है, क्योंकि अपने स्वभाव के कारण कृतियों की कालक्रमिक संगति उन्होंने बनने ही नहीं दी। फिर भी ध्यान दिया जाए तो पता चलता है कि अवनींद्र नाथ टैगोर के शिष्यत्व में उन्होंने उन्हीं की शैली का अनुकरण कर अपनी कला यात्रा आरंभ की। उनके शुरुआती कामों में वास शैली प्रभावी रही, जिसमें रेखाओं की गतमयता और संवेदनशीलता के साथ समतल प्रभाव लिए गहरे रंगों का प्रभावकारी प्रयोग दिखाई देता है। देवी प्रसाद के आरंभिक कामों में मिथकी और पौराणिक आख्यानों से लिए गए चरित्र अधिक दिखाई देते हैं। उनकी कला यात्रा का अध्ययन करने के बाद लगता है कि पाश्चात्य शैली के प्रशिक्षण के बाद उनमें जीवन यथार्थ को अधिक संजीदगी से जानने और उसमें काम करने की तीव्रता का विकास हुआ। यही कारण है कि बाद के दिनों में वे श्रमिकों और समाज के उपेक्षित वर्गों की ओर लौटे और उन पर बहुत महत्वपूर्ण कृतियों की सर्जना की। यही वह समय है जब उन्होंने मॉडलों से मुक्ति ली और समाज के कमजोर वर्गों ने उनके दिल में जगह बनाई। तब क्या था? देवी प्रसाद जन से आतुर प्रेम के साथ मिलने लगे। उनके दुख उन्हें द्रवित करने लगे और जीवन की वास्तविकता उनकी कला की प्राण शक्ति बन गई। वे इसके लिए खंडित आकृतियों से विलग होने लगे। बड़े आकार उन्हें अरुचिकर लगने लगे। एक चित्रकार के रूप में रंगों के प्रयोग की उनकी दक्षता ने तब सबको चकित कर दिया था जब उन्होंने गाढ़े रंगों के बल पर मोटी रेखाओं के माध्यम से आकृतियों का निर्माण शुरू किया। कलाविदों ने लक्षित किया कि देवी प्रसाद जैसा शरीर रचना शास्त्री भारतीय कला जगत में कोई दूसरा शायद ही रहा हो। जल रंग और तैल रंग दोनों में बनाए गए उनके चित्रों में प्रत्यक्ष और सादृश्य का अंकन गजब का होता था। यहाँ यह गौरतलब है कि एक चित्रकार के रूप में रंग उनके सधे थे। कैनवस पर उनका नियंत्रण था तथा छाया और प्रकाश के समानुपातिक संयोजन में उनका कोई जवाब न था। कुछ आलोचक इस गुण को पश्चिमी कलाकार रैम्ब्रा से जोड़कर देखते हैं। सच्चाई जो हो, यह तथ्य है कि यह कुशलता देवी प्रसाद को भारतीय कला जगत में अद्वितीयता देती है। उनके अधिकांश चित्रों में प्रकाश का महत्व द्विगुणित है, जिसे उन्होंने अपने पसंदीदा रंगों तथा विविध रंगतों के संयोजन से निर्मित किया। उनके अधिकतर चित्रों में एक से अधिक आकृतियों वाले दृश्य हैं। उनके गहरे रंगों की वानगी, रंगों की छायाओं के उभार में प्रकाश का वर्तन विस्मयकारी रूप से प्रभावित करता है। जब हम उनकी कृतियों से गुजरते हैं, यह भी स्पष्ट होता है कि उनके कुछ महत्वपूर्ण कामों पर अवनींद्र नाथ का प्रभाव है, पर उस प्रभाव को देवी प्रसाद अधिक सृजनात्मक बना पाने में सफल होते हैं, जिन्हें अवनींद्र नाथ का अनुकर्ता कहने की भूल नहीं की जा सकती। उनकी चित्राकृतियों में यद्यपि पश्चिमी प्रभाव है, पर उनकी महत्ता और विलक्षणता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ग्रामीण जीवन, समुद्र तटीय दृश्य तथा जानवरों पर निर्मित उनकी कृतियां अपनी उत्कृष्टता के कारण कभी भुलाई नहीं जा सकती। इनकी रंगतें और इनका ताजापन प्रभावकारी है। तैल और जल रंगों में निर्मित इनकी प्रायः सभी कृतियों का संतुलन सधा हुआ और इतना सुगठित है कि इतने वर्षों के बाद भी उनके प्रभाव में
कोई कमी नहीं आई है। इसके अतिरिक्त उनके रेखांकन हो या भूदृश्य, सभी हों या ग्राम्य चित्र, सबके सब मिश्रित शैली और तकनीक से हमें आज भी चौंकाते हैं। स्याही और रंगों के धब्बों तथा थक्कों से उन्होंने कई ऐसे चित्रों की सर्जना की थी जो प्रभावित करते हैं। असल तथ्य यह है कि चित्राकृतियों में वास्तविक प्रतीति देने की शैली, आकारों की गतिमयता, रंगतों का प्रभाव, स्थानीयता का कुशल संयोजन तथा छाया प्रकाश की योजना में दक्षता के कारण देवी प्रसाद के चित्र भुलाए जा सकने वाले चित्र नहीं हैं। श्रम की विजय, सड़क बनाने वाले तथा जब शीत ऋतु आती है जैसी कृतियों को देखें तो मालूम होगा कि श्रमशील जनजीवन को इस कलाकार ने कितनी हार्दिकता से अनुभूत किया होगा। एक कलाकार के रूप में देवी प्रसाद जानते थे कि उनका एक सामाजिक दायित्व भी है। यही कारण है कि उनके अधिकतर चित्रों में समाज की मेहनतकशों की दीनता के साथ साथ उनकी विडंबनाएं अंकित होती हैं, जिन्हें देखकर हम आज भी रोमांचित हुए बिना नहीं रह सकते, क्योंकि पराधीन भारत के वे चेहरे आज़ादी के 60-65 वर्षों बाद भी नहीं बदले हैं। असल बात यह है कि देवी प्रसाद उन कलाकारों में से थे जो पराधीन भारत की दुर्दशा देख रहे थे और चाहते थे कि अपना देश जल्दी से विदेशी शासन से मुक्त हो। यही कारण है कि इन कलाकारों में, खासकर देवी प्रसाद राय चौधरी की कला में, देश राग के साथ साथ उसके वर्तमान की भी चिंता प्रखरता से रूपायित होती है। सर्दियों की एक सांझ, इमली का पेड़ और प्रतिमा विसर्जन जैसी कृतियों में सहज ही देवी प्रसाद की भारत चिंता का साक्षात्कार किया जा सकता है। बंगाल शैली की स्वाभाविक विशेषताओं के साथ साथ देवी प्रसाद की कला इस अर्थ में विशिष्ट है कि उसमें भीतर की कशिश और अंतर्द्वंद को भी व्यक्त करने की सफल चेष्टा है। उनके जिन चित्रों को अलंकारिक कहा जाता है उनमें भी रूढ़िगत चमत्कार न के बराबर हैं और ध्यान देने पर स्पष्ट होता है कि उनमें भीतरी दबाव का व्यक्त आग्रह है। ऐसा अनेक कलाविद मानते हैं। इन कृतियों की विशिष्टता वांछित वातावरण की सृष्टि है, चित्रगत यथार्थ का संतुलन विवेक है और चाक्षुक श्रृंगारिकता का प्रभावकारी प्रयोग है। लेप्चा कुमारी नामक कृति में कलाकार ने इन्हीं वैशिष्ट्यों के कारण उसे अमर बना दिया है। प्रकृति के साथ गहरे तादात्म्य ने भी देवी प्रसाद की कला को क्लासिकल ऊंचाई दी है। नेपाली लड़की, भूटिया औरत और तिब्बत की बालिका वह कृतियां हैं जो उनके चित्रकार व्यक्तित्व को यादगार बनाती हैं। मद्रास में रहते हुए उन्होंने टेम्परा, जल रंग और पेस्टल में जो कृतियां निर्मित की उनका भी महत्व कम नहीं है। इनमें हरा और सुनहरा, तूफान के बाद, निर्वाण, पुल, राजमहल की गुड़िया, दुर्गा पूजा का जुलूस, अभिसारिका और पुजारिन शीर्षक कृतियां अविस्मरणीय हैं। इनमें हरा और सुनहरा रॉयल एकेडमी लंदन में प्रकाशित हुई थी, जो काफ़ी सराही गई थी। अपनी बहुविध दक्षता के कारण ही वे पाश्चात्य शैली के आचार्यों का अध्ययन कर अपनी एक निजी शैली का प्रवर्तन कर सके, जिसमें प्राचीन भारतीय क्लासिक परंपराएं और पश्चिम के प्रकृतवाद के समन्वय से एक नूतन कलाधारा अपना स्वरूप पा सकी। यह विडंबना ही है कि इतने बड़े चित्रकार को केवल मूर्तिकार के रूप में याद किया जाता है, जो उचित नहीं है। यह अलग बात है कि वे अप्रतिम मूर्तिकार भी थे। 1922 में उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर की सभी बनाई थी, जो घनवादी पद्धतियों पर निर्मित ऐसी कृति थी जिसमें मूर्ति शिल्प के सभी गुण मौजूद थे। हिरणमय राय चौधरी से उन्होंने मिट्टी को जोड़कर मूर्ति बनाने की पद्धति सीखी थी। रोंदा तथा बार्दले उनकी प्रिय मूर्तिकारों में रहे। मूर्तियों को नए बर्ताव से अलग स्वरूप देना उनका वैशिष्ट था। वे ऐसे मूर्तिकार थे जिनका मूर्ति में सबसे अधिक आग्रह मूल ढांचे पर होता था। आकारों के रूप पक्ष पर भी वे बहुत ध्यान देते। हेनरी मूर, जैकब एप्स्टीन जैसे मूर्तिकारों को पसंद करने के बावजूद वे नए नए माध्यमों में प्रयोग
को पसंद नहीं करते थे, जबकि मूर और एप्स्टीन ने अपने प्रयोगधर्मी मूर्ति शिल्पों के कारण ही अधिक याद किए जाते हैं। मिट्टी को साध लेने के कारण ही देवी प्रसाद के मूर्ति शिल्प में प्रयोगों की न्यूनता के बावजूद वह जादू है जो दर्शक के मस्तिष्क में जल्दी उतरता नहीं। कहा जाता है कि राय चौधरी की उंगलियों के समक्ष मिट्टी झुक जाती है। वह इसका निर्माण नहीं करते, झपट्टा सा मारकर उसे निखोरते हैं, मानो उनके मस्तिष्क की उथल पुथल, संयंत्र चेतना और अंतर का सारा काठिन्य उसमें विश्राम पा जाता है। उनकी प्रतिमाएं हृदय से उभरती हैं और अनायास ही मिट्टी में ढल जाती हैं। इस कलाकार ने अनगिनत अविस्मरणीय कृतियों की रचना और अपार ख्याति और लोकप्रियता प्राप्त की। यद्यपि एक मूर्तिकार के रूप में तराशने की अपेक्षा ढलाई में वे अधिक निपुण थे, इसके बावजूद तराश कर बनाई गई मूर्तियां उनकी अक्षत कीर्ति का कारण बनी। इस कलाकार के सामने सभी हैं और आवश्यक मूर्तियां बनवाने के लिए जिन लोगों ने अपनी बैठकें दी, उनमें लॉर्ड आर्कसाइन, सर जॉर्ज स्टैनली, त्रावणकोर के महाराजा, कोचीन के महाराजा नवाब अब्दुल हकीम आदि शामिल थे, जिनकी सभी हैं उन्होंने तस्वीरों से बनाई। उनमें एनी बेसेंट, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू शामिल हैं। देवी प्रसाद ने ऐसी मूर्तियां भी बनाई हैं जो बाहर स्थापित की गई विशाल मूर्तियां हैं। इनमें मौलिक दृष्टि, कुशल निष्पादन तथा आकाश की परिकल्पना अनुपम है। मिट्टी के अलावा उनकी ज़्यादातर बड़ी कृतियां कांस्य में निर्मित हैं। त्रावणकोर मंदिर में हरिजन प्रवेश की उद्घोषणा, ध्वंस देवता, लय, स्नान के बाद जब जाड़ा आता है, अंतिम प्रहार, भूख से पीड़ित और शहीद स्मारक जो कि पटना में बनाया गया है, जैसे मूर्ति शिल्प उनकी प्रतिभा का विस्फोट कहे जा सकते हैं। गांधी और मोतीलाल नेहरू की मूर्तियां तो अविस्मरणीय हैं। सभीहों में देवी प्रसाद चारित्रिक विशेषताओं पर अधिक बल देते थे, जिससे व्यक्ति का अंतर प्रकाशित हो उठता था। आप महात्मा गांधी की झुकी हुई दुर्बल आकृति को देखें तो पाएंगे कि इस दुर्बलता में ही आंतरिक बल है, जिसने स्वाधीनता संघर्ष में पूरे देश को नेतृत्व दिया। अपने विवेक का इस्तेमाल कर कलाकार ने कैक्टस से उलझती उनकी चादर को दिखाया है, जो मार्ग के अवरोध से निकलने की गांधी की संकल्प चेतना का प्रतीक है। श्रम की विजय और शहीद स्मारक जैसी मूर्ति शिल्प देवी प्रसाद राय चौधरी की अमरता के स्मारक की तरह है। इसमें श्रम की विजय राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय के परिसर में है, तो शहीद स्मारक पटना में। इसमें श्रम की विजय मनुष्य के अपूर्व उद्यम और उसके संकल्प का गवाह है। अटल विश्वास से भरी आकृतियां चट्टान को भी उलट सकती हैं। इसे दिखाते हुए यह शिल्प मनुष्य की गतिशीलता और उद्यमता का संदेश देता है। इस कृति का संयोजन मूर्तिकार की दक्षता का जीवंत प्रमाण है। शहीद स्मारक राष्ट्रध्वज फहराने की उद्यत उन देशभक्तों की अमरता का प्रतीक है, जिन्होंने अपनी जान गंवाना मंजूर किया पर राष्ट्रध्वज को झुकने नहीं दिया। सेनानियों की दृढ़ता, गत्यात्मकता और उनके संकल्प का जैसा निरूपण इस शिल्प में देवी प्रसाद ने किया, वह अन्यंत्र दुर्लभ ही है। इसी तरह उनका मूर्ति शिल्प स्वतंत्रता स्मारक अपूर्व है, जो 29 मीटर लंबी सतह पर 4 मीटर ऊंची 11 आकृतियों के संयोजन से बनी है। इस कृति में मूर्तिकार ने अनेकता में एकता का संदेश दिया है। यह आकृतियां अपनी शारीरिक बनावट, पहनावा तथा अपने भाव से अनेक राज्यों का प्रतिनिधित्व करती हैं। प्लास्टर कास्ट और फिर कांस्य में ढले इस विशाल काम की तुलना किसी भी दूसरे मूर्तिकार के काम से नहीं की जा सकती। दिल्ली के सरदार पटेल मार्ग और 3 मूर्ति मार्ग के संधि पर सड़क के किनारे स्थापित यह विशाल मूर्ति शिल्प मूर्तिकला के वैशिष्ट्य का प्रमाण है, जिसका अवलोकन दिल्ली आए हजारों लोग रोज करते हैं। ऐसे देवी प्रसाद चौधरी जो कलाकार के साथ पहलवान, शिकारी और संगीतकार थे, आधुनिक भारतीय कला के ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्हें भुलाया नहीं जा सकता।
एक कला गुरु के रूप में उन्होंने लगभग 2 दर्जन मूर्तिकारों को राष्ट्रीय परिदृश्य में स्थापित किया। अपनी उदारता और मनुष्यता के कारण सबसे अलग पहचाने जा सकने वाले देवी प्रसाद ने कला पर कई किताबें भी लिखी हैं, तो अनेक शोधपरक निबंध भी लिखे हैं। अजंता, एलोरा, दक्षिण के मंदिरों का स्थापत्य, नटराज की आकृति और कोणार्क सूर्य मंदिर की कलात्मकता के कायल इस कलाकार में परंपरा के प्रति सम्मान था, तो आधुनिकता को लेकर एक संतुलित दृष्टि भी थी। कला की व्यावसायिकता के तो वे धुर विरोधी थे। निष्पक्ष भाव से काम करने वाले देवी प्रसाद को ब्रिटिश सरकार ने एमबीई उपाधि से सम्मानित किया था। उन्हें 1953 में नवनिर्मित ललित कला अकादमी का पहला अध्यक्ष भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने मनोनीत किया था। टोक्यो में आयोजित यूनेस्को कला सेमिनार के अध्यक्ष रविंद्र भारती विश्वविद्यालय द्वारा डीलिट, भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण तथा ललित कला अकादमी द्वारा रत्न सदस्यता प्राप्त देवी प्रसाद की बहुमूल्य कृतियां राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली, सालारगंज संग्रहालय हैदराबाद, अनेक विदेशी संग्रहालयों तथा निजी संग्रहों में संग्रहित हैं। उनके मूर्ति शिल्प दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास तथा पटना के सार्वजनिक स्थानों पर स्थापित हैं। जैसे कि अपने यहाँ होता है कि देवी प्रसाद को आखिरी दिनों में बूढ़ा तथा गुजरा हुआ मान लिया गया था। इसका उन्हें बेहद अफसोस था। ऐसे स्वस्थ, प्रसन्न, बलिष्ठ कलाकार का निधन 1975 में हुआ, जिसके बाद दुर्भाग्य से कोई भी ऐसा कलाकार दृश्य में नहीं आ पाया जो देवी प्रसाद की रिक्ति की भरपाई कर पाए। सही मायनों में भारतीय मूर्तिकला को नई दिशा देने वाले देवी प्रसाद राय चौधरी कभी भुलाए नहीं जा सकेंगे। तो फिर आज बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए कलाकार के साथ। नमस्कार।